27 फरवरी 1931 सुबह का समय। इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क। पेड़ों से छन कराती धूप घास पर लंबी परछाइयां बना रही थी। हवा में ठंडक थी, लेकिन उस ठंडक के भीतर एक अजीब सी बेचैनी भी तैर रही थी। पार्क में कुछ लोग टहल रहे थे, कुछ बच्चे खेल रहे थे। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन अगले कुछ मिनटों में जो होने वाला था वो इस शांत सुबह को हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज कर देने वाला था। पार्क के एक कोने में एक बेंच के पास मूंछों वाला एक युवक बैठा था। उसकी आंखें सतर्क थीं, वो किसी का इंतजार कर रहा था। उसकी उंगलियां सहज रूप से उसकी जेब में रखी पिस्तौल को छू लेती थीं, जैसे कोई योद्धा हमेशा अपने हथियार की उपस्थिति महसूस करता है। अचानक दूर से भारी बूटों की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे वो आवाज बढ़ती गई और फिर चारों दिशाओं से पुलिस ने पार्क को घेर लिया। पहली गोली चली और उसी क्षण इलाहाबाद की वो शांत सुबह एक रणभूमि में बदल गई। लेकिन इन गोलियों की गूंज तक पहुंचने के लिए हमें समय की परतों को पीछे हटाना होगा, क्योंकि ये कहानी केवल एक मुठभेड़ की नहीं है। ये कहानी एक प्रतिज्ञा की है, एक ऐसे युवक की जिसने बचपन में ही तय कर लिया था कि वो झुकेगा नहीं। 23 जुलाई 1906 मध्य प्रदेश के भाबरा गांव में एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया चंद्रशेखर तिवारी। परिवार साधारण था। पिता सीताराम तिवारी, माता जगरानी देवी। घर में अनुशासन था, संस्कार थे, लेकिन आर्थिक संसाधन सीमित थे। फिर भी माता पिता की एक ही इच्छा थी, उनका बेटा सम्मान से जिए। बचपन से ही चंद्रशेखर में एक अलग सी ऊर्जा थी। वे निडर थे। यदि किसी बच्चे के साथ अन्याय होता तो वे तुरंत सामने आ जाते। उनमें एक अजीब आत्मविश्वास था, जैसे उन्हें अपने भीतर की ताकत का एहसास हो। समय बीतता गया। देश की परिस्थितियां बदल रही थीं। अंग्रेजी शासन के अत्याचारों की कहानियां गांव-गांव तक पहुंच रही। 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। यह घटना केवल अमृतसर तक सीमित नहीं रही, उसकी गूंज पूरे भारत में फैल गई। किशोर चंद्रशेखर के मन में भी आग भड़क उठी। 1920 में जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो बनारस में पढ़ रहे चंद्रशेखर भी उससे जुड़ गए। वे जुलूसों में शामिल हुए, विदेशी कपड़ों की होली चलाई, नारे लगाए, लेकिन अंग्रेजी सरकार को यह बर्दाश्त नहीं था। एक दिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्हें अदालत में पेश किया गया। एक दुबला पतला किशोर अंग्रेज मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा था। मजिस्ट्रेट ने तिरस्कार भरे स्वर में पूछा, तुम्हारा नाम? उत्तर आया, आजाद। अदालत में हलचल हुई। पिता का नाम? स्वतंत्रता। घर? जेल खाना। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। अंग्रेज अफसर का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। सजा सुनाई गई, 15 बेंत। उसे खंभे से बांधा गया। पहला बेंत पड़ा, त्वचा फट गई। दर्द असहनीय था, लेकिन उसके होठों से निकला, वंदे मातरम। दूसरा बेंत, वंदे मातरम। तीसरा, चौथा। 15वां बेंत पढ़ते पढ़ते उसका शरीर खून से भीग चुका था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। उस दिन एक नाम इतिहास में दर्ज हो गया, चंद्रशेखर आजाद। असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। कई युवाओं को निराशा हुई। उन्हें लगा कि संघर्ष अधूरा रह गया। आजाद भी उन्हीं में से थे। उन्होंने तय किया कि वे उस रास्ते पर चलेंगे जहां जोखिम अधिक है, लेकिन समझौता नहीं। वे क्रांतिकारी संगठन से जुड़े। ये संगठन अंग्रेजी शासन को सशस्त्र चुनौती देने के लिए बना था। अनुशासन, गोपनीयता और साहस, यही उसके मूल सिद्धांत थे। 1925 में काकोरी कांड हुआ। सरकारी खजाना लूटा गया। ये घटना अंग्रेजी सत्ता के लिए खुली चुनौती थी, लेकिन जल्द ही कई क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए गए। रामप्रसाद बिस्मिल और अन्य साथियों को फांसी दी गई। संगठन लगभग बिखर चुका था। ऐसे समय में आजाद आगे आए। उन्होंने संगठन को फिर से खड़ा किया। वे लगातार स्थान बदलते, कभी साधु का वेश, कभी किसान, कभी छात्र। उनका जीवन अब एक पीछा बन चुका था। पुलिस हर शहर में उनकी तलाश कर रही थी। उनके सिर पर इनाम घोषित था, लेकिन वे हर बार बच निकलते। इसी दौरान उनके साथ जुड़े कुछ युवा, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। आजाद उनके लिए केवल साथी नहीं, बल्कि मार्गदर्शक थे। वे उन्हें अनुशासन सिखाते, कहते, क्रांति केवल गोली से नहीं, चरित्र से होती है। 1928 साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज। लाला लाजपत राय घायल हुए और बाद में उनका निधन हो गया। क्रांतिकारियों ने इसे राष्ट्रीय अपमान माना। सैंडर्स को गोली मारने की योजना बनी। योजना बेहद सावधानी से तैयार की गई। आजाद पूरी रणनीति के केंद्र में थे। गोली चली, सैंडर्स मारा गया। पूरा ब्रिटिश प्रशासन हिल गया। अब उनका लक्ष्य था चंद्रशेखर आजाद। 1929 केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका गया। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने आत्मसमर्पण किया। आजाद बाहर रहे। वे संगठन को जीवित रखना चाहते थे। 1930-31 तक स्थिति बेहद कठिन हो चुकी थी। कई साथी जेल में थे। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी थी।
आजाद उन्हें बचाने की कोशिश में थे। फरवरी 1931 की शुरुआत। इलाहाबाद, कानपुर, लाहौर, बनारस, हर जगह एक ही नाम गूंज रहा था, चंद्रशेखर आजाद। पूरे देश में आक्रोश था, लेकिन अंग्रेज सरकार झुकने के मूड में नहीं थी। आजाद लगातार प्रयास कर रहे थे। वे जानते थे कि समय बहुत कम है। वे इलाहाबाद में भूमिगत थे। शहर में उनके कुछ भरोसेमंद संपर्क थे, लेकिन हर संपर्क पर अब शक की परछाई थी। पुलिस ने खुफिया जाल बिछा दिया था। हर टेलीग्राम पर नजर, हर संदिग्ध युवक पर निगरानी, हर संदिग्ध मुलाकात की रिपोर्ट। आजाद ये सब जानते थे। वे अब पहले से भी अधिक सतर्क थे। उनकी दिनचर्या बदल चुकी थी। वे कभी एक ही जगह 2 रात नहीं रुकते। भोजन भी अक्सर अलग अलग स्थानों पर करते। कपड़े सादे रखते, हथियार हमेशा तैयार रखते। उनके पास एक कोल्ट पिस्तौल थी, वही हथियार जिसने कई बार उन्हें बचाया था। लेकिन उनके भीतर केवल संघर्ष नहीं था, एक गहरी बेचैनी भी थी। भगत सिंह को बचाने की योजना पर काम चल रहा था। कुछ साथी चाहते थे कि जेल पर हमला किया जाए, कुछ का मानना था कि राजनीतिक दबाव बनाया जाए। आजाद जानते थे हर योजना जोखिम भरी है, लेकिन वे कोशिश छोड़ने को तैयार नहीं थे। फरवरी के आखिरी सप्ताह में इलाहाबाद में एक गुप्त मुलाकात तय हुई। स्थान अल्फ्रेड पार्क। पार्क इसलिए चुना गया क्योंकि वो खुला स्थान था, भीड़ में घुल जाना आसान था, दूर से खतरे को देखा जा सकता था। लेकिन शायद इस बार किस्मत उनके साथ नहीं थी। इतिहासकारों के अनुसार पुलिस को उनकी मौजूदगी की सूचना मिली। सूचना किसने दी, इस पर वर्षों से बहस है। कुछ नाम सामने आए, कुछ पर शक हुआ, लेकिन ठोस प्रमाण नहीं मिले। इतना निश्चित है, पुलिस तैयार होकर आई थी। 27 फरवरी 1931 सुबह लगभग 10 बजे आजाद पार्क पहुंचे। उनके साथ एक युवा साथी था, सुखदेव राज। ऐतिहासिक उल्लेखों में उनका नाम आता है। बातचीत गंभीर थी। आजाद की नजरें लगातार चारों ओर घूम रही थीं। उन्हें आदत थी हर आवाज पर ध्यान देने की। और तभी दूर से पुलिस की हलचल दिखी। कुछ सिपाही सामान्य चाल में अंदर आ रहे थे, लेकिन उनकी चाल में कुछ अलग था। वो सामान्य टहलना नहीं था। आजाद समझ गए। उन्होंने तुरंत स्थिति का आकलन किया। पार्क का नक्शा उनके दिमाग में था। कौन सा पेड़ कहाँ है, किस दिशा से निकलने की संभावना है। उन्होंने धीमी आवाज में अपने साथी से कहा, तैयार रहो। कुछ ही क्षणों में गोलियों की आवाज गूंजी। पुलिस ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था। पहली गोली पुलिस की ओर से चली। आजाद ने बिना घबराए पेड़ की आड़ ली और जवाबी फायर किया। उनकी ट्रेनिंग बेहतरीन थी। वे निशानेबाजी में माहिर थे। पहले कुछ मिनटों में ही उन्होंने पुलिस को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। पुलिस को उम्मीद नहीं थी कि जवाब इतना तेज होगा, लेकिन संख्या का फर्क साफ था। आजाद और उनका साथी, केवल 2 लोग, सामने दर्जनों हथियारबंद पुलिसकर्मी। गोलियों की आवाज पूरे पार्क में गूंज रही थी। लोग भाग रहे थे, कुछ दूर खड़े होकर देख रहे थे, कुछ को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। आजाद ने अपने साथी से कहा, तुम निकल जाओ। साथी ने मना किया। आजाद की आवाज कठोर हो गई, क्रांति किसी एक व्यक्ति से बड़ी है, जाओ। साथी भाग निकला। अब पुलिस का पूरा ध्यान आजाद पर था। मुठभेड़ तेज हो गई। एक गोली आजाद की जांघ में लगी। वे लड़खड़ाए, लेकिन गिरा नहीं। उन्होंने खुद को संभाला। दर्द तीखा था, खून बह रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर घबराहट नहीं थी। वे पेड़ के पीछे से लगातार फायर कर रहे थे। पुलिस भी सावधानी बरत रही थी। वे जानते थे सामने कोई साधारण अपराधी नहीं, बल्कि वर्षों से फरार एक खतरनाक क्रांतिकारी है। मिनट बीतते गए, गोलियां कम होती गईं। आजाद ने अपनी जेब टटोली। गोलियां लगभग खत्म थीं। अब उनके पास केवल एक गोली बची थी। उस क्षण में समय जैसे धीमा हो गया। चारों ओर से पुलिस की आवाजें, सरेंडर कर दो, हथियार डाल दो। लेकिन वे जानते थे यदि वे पकड़े गए तो उनसे पूछताछ होगी, यातना होगी, संगठन के रहस्य खतरे में पड़ सकते थे। उन्होंने अपने जीवन में एक वचन लिया था, मैं आजाद हूँ, जिंदा पकड़ा नहीं जाऊंगा। उनकी आंखों के सामने शायद उनका बचपन घूम गया होगा। वो अदालत, वो 15 बेंत, वो क्षण जब उन्होंने अपना नाम आजाद बताया था। उन्होंने अपनी पिस्तौल को देखा। अब निर्णय का समय था। उन्होंने पेड़ का सहारा लिया। दर्द के बावजूद सीधा खड़े हुए। पुलिस धीरे धीरे नजदीक आ रही थी और फिर उन्होंने अपनी कनपटी पर पिस्तौल रखी। एक क्षण, एक गहरी सांस और ट्रिगर दबा दिया। गोलियों की आवाज थम गई। सन्नाटा। अल्फ्रेड पार्क की मिट्टी अभी भी बारूद की गंध से भरी हुई थी। हवा में एक भारीपन था, जैसे किसी ने इतिहास के सीने में गोली चला दी हो। चंद्रशेखर आजाद का शरीर जमीन पर पड़ा था। पुलिस के अफसर एक दूसरे को देख रहे थे। कुछ के चेहरे पर राहत थी। वर्षों से जिस व्यक्ति की तलाश थी वो अब सामने था, लेकिन कुछ के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी भी थी। वे जानते थे उन्होंने एक शरीर गिराया है, लेकिन शायद एक आग भड़का दी है। इलाहाबाद में खबर बिजली की तरह फैली, आजाद शहीद हो गए। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। वो व्यक्ति जो हर बार बच निकलता था, जो पुलिस को चकमा देता था, जो अंग्रेजों की पकड़ से बाहर था, वो अब नहीं रहा। लेकिन जब लोगों ने पार्क की ओर भागते हुए देखा, पुलिस की हलचल, अफसरों की भागदौड़,
तब उन्हें सच्चाई का एहसास हुआ। भीड़ जमा होने लगी। अंग्रेज प्रशासन घबरा गया। उन्हें डर था कि स्थिति नियंत्रण से बाहर ना हो जाए। ब्रिटिश प्रशासन ने फैसला किया कि अंतिम संस्कार जल्द से जल्द कर दिया जाए। उन्हें डर था कि यदि शव जनता को सौंप दिया गया तो वो एक विशाल जन आंदोलन का रूप ले सकता है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स बताते हैं कि अंतिम संस्कार सीमित लोगों की उपस्थिति में कराया गया, लेकिन लोगों ने उस स्थान की मिट्टी तक अपने पास संभाल कर रखी। वो स्थान जहां आजाद गिरे थे धीरे धीरे श्रद्धा का केंद्र बन गया। जब ये खबर लाहौर जेल पहुंची जहां भगत सिंह बंद थे तो माहौल भारी हो गया। भगत सिंह और आजाद का रिश्ता केवल संगठन का नहीं था, वो विश्वास और सम्मान का रिश्ता था। आजाद उनके लिए मार्गदर्शक थे, अब वो मार्गदर्शक नहीं रहा। लेकिन भगत सिंह ने कहा था, क्रांति की तलवार विचारों की सान पर तेज होती है। आजाद का बलिदान उसी विचार की धार था। देश के विभिन्न हिस्सों में शोक सभाएं हुई। युवाओं के बीच एक नई बेचैनी जन्मी। कुछ ने हथियार उठाने का संकल्प लिया, कुछ ने राजनीति रास्ता चुना। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, आजाद का नाम अब केवल व्यक्ति नहीं, प्रतीक बन चुका था। जब वे किशोर थे तब उन्होंने कहा था, मेरा नाम आजाद है, और अंतिम क्षण तक वे उसी नाम के अनुरूप जिए। उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया, उन्होंने संगठन को सुरक्षित रखा, उन्होंने अपना वचन निभाया। ये केवल आत्महत्या नहीं थी, ये एक सिद्धांत की रक्षा थी। नहीं, उनकी मृत्यु के कुछ ही सप्ताह बाद 23 मार्च 1931 भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। लेकिन इन घटनाओं ने स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर नहीं किया, बल्कि और तेज कर दिया। अंग्रेजी सत्ता समझ चुकी थी, डर पैदा करना आसान है, लेकिन विचारों को मारना असंभव। समय बीता, भारत स्वतंत्र हुआ। अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद पार्क रखा गया। वो पेड़ जिसके नीचे उन्होंने अंतिम सांस ली थी, लंबे समय तक खड़ा रहा, एक मौन गवाह की तरह। लोग वहां जाते, सिर झुकाते, मिट्टी को छूते। आजाद केवल पिस्तौल चलाने वाले क्रांतिकारी नहीं थे, वे अनुशासन प्रिय थे, व्यायाम करते थे, साथियों को सख्ती से नियमों का पालन कराते थे। वे निजी जीवन में सादगी पसंद थे, संगठन का पैसा निजी उपयोग में नहीं आने देते थे। वे मानते थे, क्रांति पहले अपने भीतर शुरू होती है। इतिहास हमें केवल घटनाएं बताता है, लेकिन उस दिन जब वे पेड़ के पीछे खड़े थे, जब उनकी जांघ से खून बह रहा था, जब आखिरी गोली बची थी, उस क्षण उनके भीतर क्या चल रहा होगा? शायद उन्हें अपनी मां की याद आई होगी, शायद उन्हें वो अदालत याद आई होगी, शायद उन्हें वो वचन याद आया होगा। लेकिन एक बात निश्चित है, उन्होंने डर को अपने निर्णय पर हावी नहीं होने दिया। आज जब हम 27 फरवरी को उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं, तो ये केवल श्रद्धांजलि नहीं है, ये याद दिलाता है, स्वतंत्रता मुफ्त नहीं मिली। उसके पीछे ऐसे युवाओं का साहस था जिन्होंने अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। कल्पना कीजिए, अल्फ्रेड पार्क, एक पेड़, उसके नीचे खड़ा एक घायल युवक, चारों ओर पुलिस और उसके हाथ में एक पिस्तौल। वो जानता है अब बचना संभव नहीं, लेकिन वो ये भी जानता है झुकना संभव नहीं। और फिर एक आखिरी गोली, सन्नाटा। लेकिन वो सन्नाटा पराजय का नहीं था, वो सन्नाटा एक वचन की पूर्ति का था। चंद्रशेखर आजाद केवल इतिहास की किताबों का अध्याय नहीं है, वे साहस का पर्याय है। वो बालक जिसने अदालत में अपना नाम बदला था, वो युवक जिसने संगठन को संभाला, वो योद्धा जिसने आखिरी गोली खुद को मारी। वो अंत तक आजाद रहा, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी।